एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक रहेगा सिस्टिक फाइब्रोसिस के ऊपर। तो वेलकम टू पीडियाट्रिक्स। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होती है? जेनेटिक डिजीज होती। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होती है? जेनेटिक डिजीज होती है। जेनेटिक डिजीज कौन सी होती है? जो माता पिता से इनहेरिटेंट होकर बच्चे के अंदर आती है, उस डिजीज को बोलते हैं जेनेटिक डिजीज। आगे वाले लाइन में लिखा हुआ मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर। मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर इसलिए बोला है क्योंकि इस डिजीज के अंदर मल्टी सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। जीआईटी, रेस्पिरेटरी, अलग अलग डिजीज है, अलग अलग जो सिस्टम है वो इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इसको बोला है मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर। आगे हम देखेंगे कौन कौन से सिस्टम इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ इतना देखो आप कि जेनेटिक डिजीज है, उसके कारण मल्टी सिस्टम इन्वॉल्व हो रहे हैं। इस डिजीज में क्या होते हैं? क्रोमोसोम नंबर 7 में म्यूटेशन देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 7 में म्यूटेशन देखने को मिलेगा। जी हाँ, क्रोमोसोम नंबर 7 में म्यूटेशन होगा तो क्या होगा? CFTR जीन है वो अफेक्ट होगी। जो क्रोमोसोम नंबर 7 है वो CFTR जीन को कोड करता है। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 7 में CFTR जीन होती है। जब क्रोमोसोम नंबर 7 में म्यूटेशन हुआ तो CFTR जीन में भी म्यूटेशन हुआ। ठीक है, तो CFTR जीन वो अफेक्टेड हुई। CFTR जीन अफेक्टेड हुई तो CFTR प्रोटीन है वो भी अफेक्ट होगी, क्योंकि जो CFTR जीन होती है वो CFTR प्रोटीन को कोड करती है। ठीक है, जैसे CFTR प्रोटीन किसका ऑर्डर मानेगी? CFTR जीन का ऑर्डर मानेगी। जब CFTR जीन में अफेक्टेड हो जाएगा तो CFTR प्रोटीन है वो भी अफेक्टेड होगी। तो कुल मिला के बात यह है कि इस डिजीज के अंदर क्रोमोसोम नंबर 7 में म्यूटेशन होगा। क्रोमोसोम नंबर 7 CFTR जीन को कोड करता है और CFTR जीन है CFTR प्रोटीन को कोड करती है। ठीक है, तो जब CFTR जीन अफेक्टेड होगी तो CFTR प्रोटीन भी अफेक्टेड होगी। हम नॉर्मली फंक्शन इनका आगे देखेंगे, अभी इतना याद करना है कि CFTR जीन अफेक्टेड होगी। ये क्या होता है? ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस होता है। ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि यह डिजीज तब फैलेगी जब माता और पिता दोनों कैरियर हो। ठीक है, जैसे ये माता है ये पिता है, तब ये दोनों कैरियर रहेंगे, एक स्मॉल आर एक कैपिटल आर। जब दोनों कैरियर रहेंगे, इनसे बनने वाली डिजीज जो संतान रहेगी वो क्या रहेगी? दोनों स्मॉल आर। मतलब ये वाला डिजीज, ये वाला जो बच्चा है वो सिस्टिक फाइब्रोसिस का होगा। तो ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर होते हैं जिसमें दोनों पेरेंट्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, दोनों पेरेंट्स हैं वो कैरियर होते हैं। जब वो कैरियर होंगे तो डिजीज जब बच्चे के अंदर आगे प्रोग्रेस होगी। ठीक है, अब आगे लिखा हुआ है CFTR जीन की फुल फॉर्म। तो CFTR जीन की फुल फॉर्म होती है सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर जीन। सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर जीन। ये क्या करती है? जैसा कि मैंने आपको बताया, CFTR जो जीन होती है ये CFTR प्रोटीन को कोड करती है, बताया था अभी। तो CFTR प्रोटीन को कोड करती है, प्लस साथ में करती है क्लोराइड चैनल को। ठीक है, साथ में किसको करती है? क्लोराइड चैनल को करती है। ठीक है, अब ये दोनों क्या करते हैं? जब क्लोराइड चैनल ओपन होता है तो सोडियम और वाटर एपिथेलियल सेल में इसका जो इन्फ्लुएंस है वो होता है। मतलब सोडियम और वाटर का बैलेंस होता है एपिथेलियल सेल के अंदर। CFTR जीन है वो क्लोराइड चैनल को ओपन करवाती है। जब क्लोराइड चैनल ओपन होगा तो वाटर और सोडियम का बैलेंस होगा एपिथेलियल सेल के अंदर। ये हम आगे देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी इसकी। तो इट इन्फ्लुएंस वाटर एंड सॉल्ट मूवमेंट एक्रॉस एपिथेलियल सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसका हम पूरा पैथोफिजियोलॉजी आगे देखेंगे अभी। अब इसमें डिफेक्ट किस किस में देखने को मिल रहा है? डिफेक्ट देखने को मिल रहा है क्लोराइड चैनल के अंदर, पोटेशियम चैनल के अंदर और सोडियम चैनल के अंदर। तो इन तीनों के अंदर हमें डिफेक्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि स्वेट ग्लैंड है एब्जॉर्ब कर लेती है सोडियम को फ्रॉम द ल्यूमेन। स्वेट ग्लैंड है ल्यूमेन से सोडियम को एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन सिस्टिक फाइब्रोसिस में सोडियम एब्जॉर्ब नहीं होगा। जब एब्जॉर्ब नहीं होगा तो सोडियम स्किन के ऊपर रहेगा, और सोडियम स्किन के ऊपर होगा तब जब आप बेबी को किस करोगे तो बेबी कैसा अपीयर होगा? सॉल्टी टेस्ट अपीयर होगा। ठीक है, नमक का जो स्वाद होता है वैसा बेबी को किस करने पर हमें महसूस होगा। ठीक है, क्योंकि सोडियम का लेवल है बेबी की स्किन के ऊपर बढ़ रहा है। जब बेबी की स्किन पे सोडियम का लेवल बढ़ेगा, जो स्वेट है पसीने के अंदर सोडियम का लेवल बढ़ेगा, तो जब बेबी को किस करोगे, किस के दौरान आपको नमक जैसा स्वाद मिलेगा। तो क्वेश्चन आता है कि सोल्टी बेबी स्किन वाला बच्चा कौन सा डिजीज में देखने को मिलता है? तो ये देखने को मिलेगा सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर, क्योंकि सोडियम है स्वेट के अंदर बढ़ चुका है।
इसलिए देखने को मिलेगा। हॉलमार्क मतलब आप इसको कैसे पता लगा सकते हो कि बच्चा सिस्टिक फाइब्रोसिस का है, तो उसकी स्वेट में 60 मिली इक्विवेलेंट से ज़्यादा क्लोराइड देखने को मिलेगा। जब हम स्वेट का कलेक्शन करेंगे तो कलेक्शन में 60 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा क्लोराइड का लेवल देखने को मिलेगा हमें। ठीक है, ये हम आगे और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में देखेंगे। तो इन दिस कंडीशन द सीक्रेशन ऑफ ऑल द एक्सोक्राइन ग्लैंड बिकम थिक। तो तुम्हें क्या याद रखना है कि इस डिजीज़ के अंदर एक्सोक्राइन ग्लैंड का जो भी सीक्रेशन है वो थिक हो जाते हैं। बॉडी के अंदर 2 ग्लैंड होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड होती है ना। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, जो कि अपने सीक्रेशन को डक्ट के अंदर डालती है, और एंडोक्राइन ग्लैंड वो होती है जो अपने सीक्रेशन को ब्लड के अंदर डालती है। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड है उसके सीक्रेशन है वो थिक हो रहे हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी आ गई, अब सारी जो भी सीक्रेशन को डक्ट के अंदर डाल रही है। गोबलेट सेल है अपने सीक्रेशन को डक्ट के अंदर डालती है। ठीक है, अब इंसुलिन है, इंसुलिन क्या करता है, अपने सीक्रेशन को सीधा ब्लड के अंदर डालता है। तो ये तो किस में आ गया, एंडोक्राइन के अंदर। एक्सोक्राइन में क्या कोई आ गया, जो डाइजेस्टिव एंजाइम है। पेंक्रियाज क्या होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। ठीक है, और वहाँ का जो एक्सोक्राइन पार्ट पूरा अफेक्ट होगा, वहाँ से सीक्रेशन है वो आएंगे नहीं, क्योंकि वहाँ सीक्रेशन है पूरे थिक हो जाएंगे। जैसे भोजन हमने लिया, अब पेंक्रियाज के जो एक्सोक्राइन पार्ट है उसका काम क्या है, भोजन को डाइजेस्ट करवाना। जो जूस सीक्रेट हो रहे हैं वहाँ से उनको इंटेस्टाइन के अंदर लाना, और इंटेस्टाइन में आने के बाद भोजन का डाइजेशन करवाना। पर म्यूकस थिक हो गया, जो सीक्रेशन है वहाँ के वो थिक हो गए, सीक्रेशन थिक हो जाएंगे तो जो भी जूस बनेगा वो इंटेस्टाइन के अंदर नहीं आएगा, और इंटेस्टाइन के अंदर जूस नहीं आएगा तो भोजन का डाइजेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, द थिक सीक्रेशन कोजेज ऑब्स्ट्रक्शन। ये जो थिक सीक्रेशन है ये क्या कर सकती है, ऑब्स्ट्रक्शन कोज कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें 4 सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं जीआईटी की, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। इसमें सबसे पहला सिम्टम है फेलियर टू पास मेकोनियम। बच्चा है मेकोनियम पास नहीं करेगा, बच्चा अपना पहला स्टूल पास नहीं करेगा। ये अर्लीस्ट सिम्टम देखने को मिलते हैं। इस कंडीशन को बोला मेकोनियम इलियस। मेकोनियम मतलब पहला स्टूल, इलियस मतलब टेम्पररी अरेस्ट। तो जब बच्चा मेकोनियम को पास नहीं करता है तो हम असेस कर सकते हैं कि बच्चा सिस्टिक फाइब्रोसिस का हो सकता है। ठीक है, तो ये इसका अर्लीस्ट सिम्टम हो गया। अब मेकोनियम पास क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि भोजन है उसका प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो रहा, सीक्रेशन है पूरे थिक हो चुके हैं। थिक सीक्रेशन होगा तो वाटर कंटेंट स्टूल के अंदर वो बहुत कम हो गया, वाटर कंटेंट कम हो जाता है तो मेकोनियम पास आउट नहीं हो पाएगा। दूसरा सिम्टम दिया हुआ है कि लार्ज बल्की स्टूल। जी हाँ, लार्ज बल्की स्टूल इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि भोजन है उसका डाइजेशन नहीं हुआ है, क्योंकि सीक्रेशन थिक हो चुके हैं। अब जो भी जूस बना है, बाइल जूस है, ये इंटेस्टाइन के अंदर नहीं आएंगे। पेंक्रियाज से एक्सोक्राइन हार्मोन बनते हैं, वो एक्सोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन बनते हैं वो क्या होगा, उसका सीक्रेशन थिक हो जाने के कारण वो हार्मोन है, वो जो एंजाइम है वो अभी इंटेस्टाइन के अंदर नहीं आएंगे और भोजन का डाइजेशन नहीं करवाएगा। जब भोजन का डाइजेशन नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो बल्कि स्टूल देखने को मिलेगा। ठीक है, स्टेटोरिया क्या होता है, फैट इन स्टूल। जब बाइल एसिड, बाइल बनता है लीवर से और कहाँ स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर। जब बाइल है वो थिक हो जाएगा, बाइल थिक हो जाएगा तो इंटेस्टाइन के अंदर नहीं आएगा। अब इंटेस्टाइन के अंदर बाइल नहीं आएगा तो फैट का डाइजेशन नहीं होगा। जब फैट का डाइजेशन नहीं होगा तो स्टूल में फैट दिखेगी। इस कंडीशन को बोला है स्टेटोरिया। ठीक है, फैट इन स्टूल इज कॉल्ड स्टेटोरिया। आगे है फैट सोल्यूबल विटामिन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। फैट सोल्यूबल विटामिन का एब्जॉर्प्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि बाइल का काम होता है कि फैट सोल्यूबल विटामिन का एब्जॉर्प्शन करवाना। जब बाइल जूस का कंसंट्रेशन बढ़ गया, बाइल जूस थिक हो गया तो फैट सोल्यूबल विटामिन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, और थिक सीक्रेशन के कारण इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, और लेक्टल प्रोलेप्स, रेक्टम में जब बच्चे को कॉन्स्टिपेशन होता है, कॉन्स्टिपेशन होगा तो क्या हो जाएगा, बच्चा ज़्यादा प्रेशर जनरेट करेगा मेकोनियम स्टूल को पास करने के लिए, स्टूल को पास करेगा, ज़्यादा प्रेशर जनरेट करेगा तो उससे क्या हो सकता है, उसका जो रेक्टम है वो बाहर निकल सकता है, वो प्रोलेप्स हो सकता है। ठीक है, प्रोलेप्स का मतलब अपने स्थान से निकल के बाहर आ जाना, तो रेक्टम प्रोलेप्स देखने को मिल सकता है इसके अंदर। यदि कंडीशन परसिस्टेंट बनी रही तो लेट स्टेज में क्या होगा, डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है, क्योंकि नेक्रोसिस इन द पेंक्रियास डक्ट, नेक्रोसिस हो जाएगा पेंक्रियास डक्ट में। क्यों हो रहा है,
सीक्रेशन थिक हो रहे हैं, तो डायबिटीज मेलाइटिस कैन ओकर इन द लेट स्टेज बिकॉज नेक्रोसिस इन द पेंक्रियाज ओकर्स ड्यू टू पेंक्रियाटिक डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। पेंक्रियाटिक डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण पेंक्रियाज में नेक्रोसिस हो जाएगा, तो डायबिटीज मेलाइटिस देखने को मिल सकता है। इंसुलिन का सीक्रेशन नहीं हो पाएगा, जब इंसुलिन का सीक्रेशन नहीं होगा तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। ओके, तो मोस्ट कॉमन जो सिम्टम देखने को मिलते हैं जहाँ से आपको क्वेश्चन बनता है वो होता है मेकोनियम इलियस, फेलियर टू पास मेकोनियम, ठीक है। फैट सोल्युबल विटामिन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, लार्ज बल्कि स्टूल देखने को मिलेगा, इंटेस्टाइन है वो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। अब हम आते हैं अगले सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर। जब अब जो एयरवे होती है, एयरवे के अंदर क्या होता है, म्यूकस होता है। अब यदि म्यूकस वो थिक हो जाए, म्यूकस किससे सीक्रेट होता है, गोबलेट सेल से सीक्रेट होता है। अब म्यूकस थिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रॉपरली एक्सपेल नहीं हो पाएगा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से। जब प्रॉपर एक्सपेल नहीं हो पाएगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करेगा, तो क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। नॉर्मल थिन म्यूकस होता है वो इजीली एक्सपेल हो जाता है बॉडी से, जबकि थिक म्यूकस होता है वो एक्सपेल नहीं हो पाता, और वो क्या करेगा, वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करेगा, ठीक है। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखो आप, जैसे यहाँ पे एयरवे है, ठीक है। एयरवे के अंदर यहाँ पे एपिथेलियल सेल है, ये एपिथेलियल सेल आ गई, ये एपिथेलियल सेल आ गई, ये एपिथेलियल सेल आ गई। एपिथेलियल सेल के अंदर क्या होता है, यहाँ पे जब क्लोराइड चैनल, यहाँ होता है सोडियम चैनल, यहाँ होता है वाटर, ठीक है। अभी CFTR जीन है वो कोड करती है CFTR प्रोटीन को, तो ये क्या होती है, यहाँ पे CFTR प्रोटीन होती है एपिथेलियल लाइनिंग के ऊपर। अब नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, CFTR जीन है, CFTR प्रोटीन को बोलेगी और क्लोराइड चैनल वो ओपन हो जाएंगे। जब क्लोराइड चैनल ओपन हो गए तो क्लोराइड आ जाएगा एयरवे के ल्यूमेन के अंदर, ठीक है। जब एयरवे के अंदर क्लोराइड आ गया, वो सोडियम कहाँ जाएगा, एयरवे से एपिथेलियल सेल के अंदर, ठीक। क्लोराइड चैनल ओपन होती, क्लोराइड आ गया एयरवे ल्यूमेन के अंदर, वो सोडियम जो बाहर था वो कहाँ गया, एपिथेलियल सेल के अंदर आ गया। अब क्या होगा, वाटर कंटेंट है, वाटर पूरा बाहर जाएगा, एयरवे के अंदर जाएगा। अब वाटर एयरवे के अंदर आ गया, प्लस यहाँ पे जो गॉबलेट होल होती है एयरवे के अंदर, जो कि म्यूकस का सीक्रेशन करती है, ठीक है, वो क्या करेगी, वाटर के साथ मिलके थिक म्यूकस कर लेगी, सॉरी थिन कर लेगी। तो म्यूकस का सीक्रेशन कैसा होगा, यहाँ पे थिन होगा, क्योंकि यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, वाटर निकल रहा है, जो चैनल है वहाँ से वाटर आ रहा है, वाटर के कारण जो म्यूकस है वो थिन हो रहा है, थिन होगा तो बॉडी से इजीली एक्सपेल हो जाएगा, ठीक है। अभी यदि CFTR जो जीन है, अब यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे CFTR जीन है, CFTR प्रोटीन को कोड नहीं कर रही। अब कोड नहीं कर रही तो क्लोराइड के चैनल ओपन नहीं होंगे, और क्लोराइड के चैनल ओपन नहीं होंगे तो सोडियम और वाटर के चैनल भी ओपन नहीं होंगे। अब क्या होगा, वाटर है एयरवे ल्यूमेन के अंदर नहीं आएगा, वाटर जब एयरवे ल्यूमेन के अंदर नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो सीक्रेशन हो रहा है, जो म्यूकस आ रहा है वो थिक रहेगा, क्योंकि यहाँ पे वाटर एब्सेंट है, वाटर एब्सेंट होगा तो सीक्रेशन कैसा रहेगा, थिक रहेगा। पहले क्या था, थिन था क्योंकि वाटर प्रेजेंट था, अब कैसा थिक हो जाएगा क्योंकि वाटर एब्सेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखने को मिलेगी हमें। नॉर्मली क्या होता है, सीलिया प्रेजेंट होते हैं एयरवे के अंदर। जब नॉर्मली सीलिया प्रेजेंट हो गए तो क्या होगा, जो भी बैक्टीरिया एयरवे के अंदर आ रहा है वो बैक्टीरिया कफ के थ्रू बाहर एक्सपेल हो जाएगा, ठीक है। ये नॉर्मल बॉडी की प्रोसेस होती है। लेकिन इस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि यहाँ पे म्यूकस है वो थिक हो रहा है, जब म्यूकस थिक होगा तो सीलिया अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाएगी। जब उसको सेकेंडरी बैक्टीरिया यहाँ पे आ रहा है तो आराम से एयरवे के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। तो एयरवे के अंदर बैक्टीरिया आया तो रिपीटेड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। पहला सिम्टम क्या है, रिपीटेड URTI, मतलब रिपीटेड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। दूसरा है क्रोनिक कफ, तो थिक म्यूकस होगा तो क्रोनिक कफ देखने को मिलेगा, स्पुटम आएगा। लेट स्टेज में क्या देखने को मिलेगा, ब्रोंकियोक्टेसिस और एट्रेलेक्टेसिस। जब इन्फेक्शन स्प्रेड होगा तो ब्रोंकियोक्टेसिस भी हो सकता है, एट्रेलेक्टेसिस हो सकता है। ब्रोंकियोक्टेसिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ या डायलेशन ऑफ एयरवे, एयरवे का डायलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो एयरवे कैसा हो जाएगा, नेरो हो जाएगा, एयरवे की जो वाल है वो डायलेट होगी तो एयरवे नेरो हो जाएगा, तो वाल है वो डायलेट हो जाएगी। एट्रेलेक्टेसिस क्या होता है, लंग्स का कोलेप्स हो जाना, जो एल्वेलाई है वो कोलेप्स हो जाएगी। आगे सिम्टम दिया हुआ है क्रोनिक हाइपोक्सिया। क्रोनिक हाइपोक्सिया से क्या होता है, क्लबिंग ऑफ फिंगर,
फिंगर है उसकी क्लबिंग हो जाएगी और पॉलीसाइथेमी हो सकता है। जब लंग का हम सीक्रेशन देखेंगे तो सीक्रेशन के अंदर क्या शो होगा, एच इन्फ्लुएंजा स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस। पहला कौन सा है, एच इन्फ्लुएंजा, दूसरा स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस। और जो सिस्टिक फाइब्रोसिस में डेथ देखने को मिलती है वो होती है ब्रुकोल्डेरिया सिपेसिया, ब्रुकोल्डेरिया सिपेसिया। ठीक है, अब आगे देखेंगे इंटिगोमेट्री सिस्टम। इंटिगोमेट्री में क्या होता है कि अब जो आएंगे वो इजी आएंगे। तो इंटिगोमेट्री में क्या होता है कि सॉल्टी टेस्ट अपीयर होता है। जब बेबी को आप किस करोगे तो क्या हो जाएगा, नमक जैसा स्वाद देखने को मिलेगा। नमक जैसा स्वाद मिल रहा है मतलब सॉल्टी किस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, सरफेस के ऊपर सोडियम और क्लोराइड का लेवल बढ़ रहा है। जब स्वेट के अंदर सोडियम और क्लोराइड का लेवल बढ़ जाएगा तो नमक जैसा स्वाद देखने को मिल जाएगा किसके अंदर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जब सीक्रेशन थिक हो रहे हैं तो एंजियोस्पर्मी होगा, स्पर्म काउंट कम देखने को मिलेगा, इससे इनफर्टिलिटी हो सकती है। और कंजेनाइटल बायलेटरल एब्सेंस ऑफ वास्ट डिफरेंस, बेबी को कंजेनाइटली क्या देखने को मिलेगा, वास्ट डिफरेंस एब्सेंट देखने को मिल सकती है कंजेनाइटली। हिपेटिक, जब बाइल जूस ठीक हो गया, तो क्या करवा सकते हैं, लीवर सिरोसिस करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कौन सा सिरोसिस देखने को मिलेगा, बिलियरी सिरोसिस देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि बाइल का जो सीक्रेशन है वो थिक हो चुका है। जब बाइल का सीक्रेशन थिक हो चुका है तो बिलियरी सिरोसिस देखने को मिलेगा। अब सिरोसिस हो रहा है, लीवर का सिरोसिस हो रहा है, तो बाइल है वो कम आ रहा है, बाइल कम आ रहा है। तो बाइल का काम क्या था, बिलीवर्डिन को बॉडी से बाहर निकाला। जब बिलीरुबिन को बॉडी से बाहर निकाला, बिलीरुबिन को बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है बाइल। यदि बाइल थिक है, बाइल अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर रहा, तो बिलीरुबिन है बॉडी से बाहर निकलेगा। और बिलीरुबिन क्या करवाते हैं, जॉन्डिस करवाता है, ये मैंने आपको बताया। तो क्या होगा, बच्चे के अंदर प्रोलॉन्ग्ड न्यूनेटल जॉन्डिस देखने को मिलेगा। अब आ जाओ न्यूट्रिशन के अंदर, प्रॉपर बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा, वेट लॉस होगा बेबी को, क्योंकि उसका जो न्यूट्रिशन है प्रॉपर फूड का डाइजेशन नहीं होगा, डाइजेशन नहीं होगा तो वेट लॉस होगा। उसकी हाइट है वो प्रॉपर इंक्रीज नहीं होगी, बच्चा फेलियर टू थ्राइव रहेगा, उसका प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होगा, उसको बोला फेलियर टू थ्राइव। तो जब लीवर प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, एल्ब्यूमिन प्रोटीन है वो नहीं बनेगी लीवर से। एल्ब्यूमिन प्रोटीन क्या करती है, ऑनकोटिक प्रेशर को बनाने का काम करती है। जब ऑनकोटिक प्रेशर कम हो गया तो फ्लूइड है ब्लड वेसल से बाहर एस्केप हो जाएगा। जब फ्लूइड ब्लड वेसल से बाहर एस्केप हो रहा है उसको बोला है एडिमा। और क्यों हो रहा है, हाइपोप्रोटीनेमिया के कारण हो रहा है। ठीक है, यह ब्लड है, यहाँ से ब्लड वेसल से फ्लूइड बाहर आया, यहाँ एडिमा कराया, इसको बोला एडिमा। और यहाँ पे हाइपोप्रोटीनेमिया। फैट सोल्युबल विटामिन है उसकी डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। ठीक है, कि बाइल का क्या काम है, बाइल क्या करता है, फैट सोल्युबल विटामिन को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। इसलिए न्यूट्रिशन में क्या आ गया, फैट सोल्युबल विटामिन की कमी देखने को मिली। पैंक्रियाज में क्या देखने को मिलेगा, एक्सोक्राइन जो हार्मोन है वो सीक्रेशन का ठीक हो गया। जब सीक्रेशन ठीक हो गया तो क्या हो जाएगा, एक्सोक्राइन इनसफिशिएंसी देखने को मिलेगी। आगे फाउल स्मेल होगा, स्टूल के साथ मिलेगा फाउल स्मेल। फाउल क्या होती है, बैड स्मेल होती है, तो विल लीड टू फाउल स्मेलिंग स्टूल। और आगे क्या करवा सकते हैं, क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस करवा सकते हैं। पैंक्रियाटिक डक्ट के ऑब्स्ट्रक्शन से क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है। आगे डायग्नोसिस में आ जाओ, इसके डायग्नोसिस में क्या होता है, पिलोकार्पिन आयोंटोफोरेसिस एक मशीन होती है, इससे स्वेट कलेक्ट करते हैं। जब स्वेट कलेक्ट करेंगे 75 mg स्वेट का है वो अपन कलेक्ट कर लेंगे। कलेक्ट करने के बाद इसमें क्लोराइड के आयन ओसिस कर लेंगे। यदि क्लोराइड का लेवल 60 मिली इक्विवेलेंट से ज़्यादा है तो कंडीशन सिस्टिक फाइब्रोसिस की है। यदि क्लोराइड का कंसनट्रेशन 40 मिली इक्विवेलेंट से कम है तो कंडीशन है सिस्टिक फाइब्रोसिस की नहीं है, मतलब नॉर्मल कंडीशन है। यदि कंसनट्रेशन है क्लोराइड आयन का 40 से 60 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हो तो सस्पेक्टेड केस मान सकते हैं। ठीक है, तो रिजल्ट नेगेटिव कब रहेगा, जब क्लोराइड का कंसनट्रेशन 40 मिली इक्विवेलेंट से कम रहेगा, नॉर्मल फाइंडिंग रहेगी। पॉजिटिव कब रहेगा, जब क्लोराइड का कंसनट्रेशन 60 मिली इक्विवेलेंट से ज़्यादा रहेगा, तो क्या इंडिकेट होगा, सिस्टिक फाइब्रोसिस इंडिकेट होगा। यदि क्लोराइड का कंसनट्रेशन 40 से 60 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है तो क्या हो जाए, सस्पेक्टेड वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे। और मैनेजमेंट में क्या रहेंगे, इवाकेफ्टोर। इवाकेफ्टोर ड्रग क्या करती है, क्लोराइड के चैनल को ओपन करेगी, जिससे क्या हो जाएगा, सोडियम और H2O के चैनल को भी ओपन हो जाएंगे। तो सोडियम और H2O के चैनल ओपन हो जाएंगे इवाकेफ्टोर ड्रग से। ठीक है, क्योंकि क्लोराइड चैनल को ओपन कर रही है, तो क्लोराइड चैनल को ओपन करने से कंडीशन ठीक हो सकती है, इसलिए हमने ड्रग दी है इवाकेफ्टोर। बाकी हम पेशेंट को सिम्प्टोमेटिक ट्रीट करेंगे। जैसे बेबी को रेस्पिरेटरी में प्रॉब्लम आ रही थी
तो उसमें ब्रोंकियस को डायलेट करेंगे, इसलिए वहाँ देंगे ब्रोंकोडायलेटर। ठीक है, हाइपरटोनिक सलाइन देंगे, हाइपरटोनिक सलाइन से क्या हो जाएगा, जैसे NaCl 3% NaCl दे सकेंगे, तो हाइपरटोनिक सलाइन क्या करेगा, जो सोडियम के चैनल है, ल्यूमेन के अंदर सोडियम है, उनका लेवल बढ़ाएगा। इंटरस्टिशियल ल्यूमेन के अंदर बढ़ा हुआ है, ल्यूमेन से इंटरस्टिशियल स्पेस में सोडियम का लेवल बढ़ाएगा, क्लोराइड का लेवल बढ़ाएगा। ठीक है, तो हाइपरटोनिक सलाइन दे दिया। एंटीबायोटिक इन्फेक्शन को रोकने के लिए दिया हमने एंटीबायोटिक। न्यूट्रिशनल, न्यूट्रिशन में क्या दिया, हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट। ठीक है, बच्चे का प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छा करना है, तो हाई प्रोटीन डाइट, हाई कैलोरी डाइट। जो पैंक्रियाटिक इंसफिशियंसी थी तो पैंक्रियाटिक एंजाइम को रिप्लेस कर देना है, और फैट सोल्युबल विटामिन है ADE के, उनको दे देना है। ठीक है, जो भी एंजाइम है पैंक्रियाज के, ठीक है, जो कम हो रहे थे, जिनका सीक्रेशन कम हो रहा था, जो पैंक्रियाज के एंजाइम बन नहीं रहे थे, उनको बॉडी के अंदर रिप्लेस करवाना है। ठीक है, और हम क्या कर सकते, चेस्ट फिजियोथेरेपी देख सकते हैं। चेस्ट फिजियोथेरेपी से क्या होगा, बेबी की जो थिक सीक्रेशन है, थिक म्यूकस सीक्रेशन है, वो बाहर निकल जाएगा। पोस्चरल ड्रेनेज करेंगे, पोस्चरल ड्रेनेज से क्या हो जाएगा, अलग अलग पोजीशन में पोस्चरल ड्रेनेज करने पर जो भी म्यूकस में थिक सीक्रेशन था, जो म्यूकस है वो बाहर निकल जाएगा। थिक म्यूकस है वो रेस्पिरेटरी में एयरवे के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा सिस्टिक फाइब्रोसिस। थैंक यू।